चैप्टर 96 रेस्क्यू। अग्निहोत्री हवेली के अंदर इस वक्त ज्ञानेश्वर दादाजी के सामने फोन पर हुई बात बताता है। जब दादाजी ने ये सुना तो उन्होंने उठकर अपने बेटे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोले, बेवकूफ, जब वह उसके आसपास चक्कर लगा रहा था तभी उसके हाथ पैर तोड़ देते। अब मेरे पास क्या मुंह लेके बता रहे हो? एक तो परिवार की इतनी बड़ी पूजा थी, लेकिन तुम्हारे बेटी को उससे कोई मतलब नहीं है, और अब उस लड़के के साथ कहीं जाकर अपना फोन भी बंद करके बैठी है। अब बता, उसे तू कैसे ढूंढेगा, और उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो तू क्या करेगा? दादाजी का ऐसा गुस्सा देख ज्ञानेश्वर ने अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी बात को संभालते हुए विराज के पिता बोले, अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। विराज, तुम अभी पुलिस डिपार्टमेंट में कहकर उसका लास्ट लोकेशन ट्रैक करो और तुरंत वहां पर पहुंच जाओ। तभी शौर्य बोला, रुकिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। विराज, तुम लैपटॉप लेकर आओ, मैं उसे अभी ट्रैक करता हूं। ये सुनकर विराज ने तुरंत लैपटॉप शौर्य को लाकर दिया। शौर्य ने उसे तुरंत सिस्टम से जोड़ा और मिनल का नंबर डालकर उसे ट्रैक किया। तुरंत सभी ने देखा कि एक लाल निशान शहर के होटल की ऊपर दिखा रहा था। इसे देखकर सभी का दिमाग घूम गया। तभी शौर्य ने विराज को देखा तो वह समझ गया। शौर्य ने पलक झपकते ही बाहर की ओर छलांग लगा दी और विराज भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। बाहर आते ही दोनों खुद कर तलवार पर खड़े हो गए और हवा में गायब हो गए। कुछ सेकंड के अंदर शौर्य उस होटल के छत पर था। उसने तुरंत पूरी इमारत को छान मारा और मिनल जी कमरे में थी, उसे धुंध लिया। वह इस वक्त तीसरे मेल पर थी। ये समझ आते ही शौर्य ने तुरंत विराज को किसी राजकुमारी की तरह उठाया और उन गोल सदियों के बीच के गैप में कूद गया जो सीधे ग्राउंड फ्लोर तक जाता था। शौर्य बराबर तीसरे माले पर रुक गया और अंदर छलांग मार दी। जब शौर्य उस कमरे के सामने पहुंचा तो उसने दो बॉडिंग को देखा। शौर्य कुछ कहता उससे पहले विराज ने अपनी गन निकाली और उन्हें मार दिया। उनके मरते ही शौर्य ने एक झटके से दरवाजा उखाड़ दिया और अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने देखा कि बेड पर मिनल बेहोश पड़ी थी और राजीव ने अपने सारे कपड़े उतरे थे और वह मिनल के कपड़े उतारने जा रहा था। ये देखकर शौर्य ने आगे बढ़कर राजीव को उठाया और बड़ी बेदर्दी के साथ नीचे पटक दिया। उसके पटकनी नीचे की फर्श टूट गई, लेकिन शौर्य ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और मिनल को चेक किया तो उसने देखा कि उसे कोई मिशेल दवा दी गई है। शौर्य ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उस दवा को मिनल के शरीर से बाहर निकला और उसे होश में लाया। जब तक उसे होश आता विराज ने राजीव को मार मार कर उसकी बुरी हालत की थी। जब मिनल होश में आई तो उसने बिना कपड़े के राजीव को फर्श पर पड़ा करहाते हुए देखा। उसके बाद उसने विराज को उसकी बगल में देखा और शौर्य को उसके बेड के पास देखा। उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर बोली, विराज, क्या कर रहे हो तुम्हें जरा से भी मैनर्स नहीं है। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए यहाँ आकर राजीव को मारने की? तभी एक चटाक की आवाज आई और मिनल बेड से उड़कर नीचे गिर गई। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने शौर्य खड़ा था और उसने फिर एक बार जोरदार झापड़ मिनल के गाल पर रसीद कर दे दिया। इतना करने के बाद शौर्य बोला, एक तो हमने तुम्हारी इज्जत बचाई, ऊपर से तुम उस इंसान की तरफदारी कर रही हो जो तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। क्या तुम अपने घमंड में इतनी आंधी हो गई हो कि वह बिना कपड़े का आदमी तुम्हें दिखाई नहीं देता? और तो और ये होटल का कमरा तुम्हें समझ नहीं आया? शौर्य की बात सुनते ही मिनल पूरी तरह होश में आ गई और फिर उसने जोर जोर से रोने स्टार्ट कर दिया। तभी विराज उसके पास गया और बोला, आज तो हमने तुम्हें समय पर बचा लिया, लेकिन तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए।
ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात थी जो तुम हमारी परिवार की पूजा छोड़कर इस लफंगे के साथ यहाँ आ गई? विराज का सवाल सुनकर मिनल और जोर से रोने लगी। तभी शौर्य बोला, अब रोना बंद कर और भौंकना चालू कर वरना एक और चपेट दूंगा। शौर्य की आवाज मानो कोई रिमोट कंट्रोल था। उसकी आवाज एकदम से गायब हो गई और वह तुरंत खुद को शांत करते हुए बोली, इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वह मुझे एक नया प्रोजेक्ट देने वाला है, और वह एक आईटी प्रोजेक्ट था। आज उसने हमारी मीटिंग उन आईटी एक्सपर्ट के साथ रखी थी। मैं उसी वजह से पूजा में नहीं आ पाई। जब शौर्य ने एक्शन तो उसने अपनी गन निकाली और राजीव को गुस्से से देखकर अपनी पूरी मैगजीन उसके शरीर में खाली कर दी। शौर्य ने बड़ी ही बेरहमी से राजीव को जान से मार दिया था। मिनल ने ये देखा तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी शौर्य ने उसे मुड़कर देखा और बोला, मेरा नाम शौर्य है, शौर्य अग्निहोत्री। मैं गुजरात के परिवार से हूँ। कल रात भी तुम शायद घर लेट आई थी तो हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन याद रखना कि तुम मेरी भी बहन लगती हो और मुझे अकल से आंधी और दिमाग से पैदल बहने पसंद नहीं हैं। इसके बाद जिंदगी में मेरे सामने ऐसा चिढ़कर बस्त की तो मैं तुम्हें वहीं पर गोली मार दूंगा। ये शौर्य की धमकी नहीं बल्कि चेतावनी थी। शौर्य को हमेशा सीधी और सरल सोच रखने वाले लोग अच्छे लगते थे। साथ ही उसे इस तरह से बेवकूफों की तरह अपना रौब झाड़ने वाले तो बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसके बाद शौर्य ने विराज से कहा, दादाजी से कहो कि मिनल सुरक्षित है, हम उसे लेकर पहुंच रहे हैं। विराज ने भी वैसा ही किया। जब तीनों नीचे आए तो सामने ढेर सारे पुलिस वाले खड़े थे। विराज ने अपनी आईडी दिखाकर उन्हें ऊपर पड़ी लाशों के बारे में बता दिया और मिनल को लेकर दोनों वहां से निकल गए। जब घर पर मिनल पहुंची तो वह अपने मां के गले लगकर रोने लगी। तभी उन्होंने पूछा, तुझे उसने थप्पड़ भी मारे हैं क्या? ये निशान कैसे बन गए हैं तेरे गाल पर? ये बात सुनते ही मिनल का रोना बंद हो गया। वह गुस्से से शौर्य को देखने लगी मगर उसके सामने राजीव की मौत का सीन आ गया और वह डर कर चुप हो गई। तभी ज्ञानेश्वर बोला, बाबा विलास आया है बाहर आपसे मिलने। हाँ आने दो अंदर उसे, जरा मैं भी देखूं कि वह क्या कहना चाहता है। तभी विराज बोला, दादाजी शौर्य ने राजीव को ऊपर पहुंचा दिया है। लगता है शिरके इसीलिए यहाँ पर आया होगा। ये सुनकर दादाजी चौंक गए और उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई। तभी शौर्य बोल पड़ा, उसके बाप को अगर लगता है कि उसके बेटे की मौत बेवजह हुई है तो मैं इसे भी चुप कर दूंगा। पहले देख तो ले कि सिर्फ बेटा ही ऐसा है या बाप भी उसकी तरह है। तभी दादाजी कुछ और बोलना चाहते थे, तभी विलास तेजी से अंदर आया और गुस्से से बोला, तुम अग्निहोत्री परिवार खुद को क्या समझते हो? मुझे मेरा बेटा वापस दो। ऐसा भी क्या हो जाता तुम्हारी बेटी के साथ? मैं उसकी शादी अपने बेटे से खुशी खुशी करवाता मगर तुम लोगों ने उसे गोलियां मारकर छलनी कर दिया। अब मैं भी देखता हूं कि तुम लोग कैसे इस शहर में रहते हो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। ये सुनकर हर किसी को गुस्सा आया था। तभी सबसे पहले शौर्य आगे आते हुए बोला, क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि आज तुम्हारा बेटा मेरी बहन को कुछ कर देता तो मेरी बहन का क्या होता? उसे क्या हो जाता? उसे भी तो मजा आता न, लेकिन तुमने दौड़ धड़ 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 दौड़। विलास अपनी बात पूरी कर पता उससे पहले ही उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों में गोलियां लग चुकी थी और इस वक्त उसके सिर के ऊपर गन रखी गई थी और उसे शौर्य ने एकदम डरावनी मगर गहरी आवाज में कहा, जरा फिर से कहना जो तुमने अभी कहा। मला नीट ऐकू नाही आले। जब परिवार के लोगों ने शौर्य को बात बात पर गोली चलते हुए देखा तो वे लोग भी बहुत डर गए थे। तभी विलास दर्द में बिलखते हुए बोला, ये तुमने सही नहीं किया। मैं शिर्के परिवार से हूँ,
मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शौर्य का मत ठनका और उसने एक गोली विलास के सिर में उतार दी और बोला, ऐसा अकड़ के बोल रहा है जैसे शिर्के कोई बड़ी तोप हो। एक गोली में तू मर गया तो अगली गोली में वे लोग भी मरेंगे। चैप्टर 97 शिर्के परिवार और अकल का अंधा। अग्निहोत्रियों की पुश्तैनी हवेली में सारे परिवार वाले हॉल में खड़े थे। यहाँ तक कि सारे बूढ़े और बच्चे सबके सब इस वक्त एक इंसान को देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या किसी को जान से मारना इसे इतना आसान लगता है कि वह बात बात पर गोली मारता है। उनके सामने शौर्य था और उसके सामने विलास शिर्के की लाश गिरी थी। इस बार परिवार वालों को लगा कि शौर्य जितना मासूम दिखता है उतना मासूम बिल्कुल नहीं है। वह किसी शैतान से कम नहीं था और उसका अपना एक न्याय करने का तरीका है। विलास शिर्के का काम तमाम करने के बाद शौर्य ने दादाजी की तरफ देखा और कहा, क्या ये परिवार इतना दबंग है कि अग्निहोत्रियों के सामने खड़े रहने की हिम्मत करे। शौर्य की बात सुनकर दादाजी ने दुखी होकर कहा, हाँ ये थोड़ा हमसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये सीधा हमारे पहले वाले राजाओं के कुल से आते हैं। अब इस घटना के बाद रॉयल फैमिली हमसे नाराज हो जाएगी। वैसे भी यहाँ अब लोकतंत्र है पर उनका आज भी सम्मान किया जाता है। अब इस घटना के बाद तो हमें उनसे आमने सामने की लड़ाई लड़नी होगी। ऊपर से ये बेवकूफ यहाँ निहत्था था, हमसे जवाब मांगने आया था और हमने इसे भी ऊपर पहुंचा दिया। चलो कोई बात नहीं, लगता है शिर्के परिवार को उनकी हैसियत याद दिलाने का समय आ चुका है। ये कहकर दादाजी ने फोन निकाला और विलास के पिता विजयराजे शिर्के को फोन लगाया। पहने लगते ही दादाजी ने साफ शब्दों में कहा, क्या शिर्के इस शहर में कानून से ऊपर हो गए हैं कि उन्हें बहन बेटियों के आबरू की परवाह नहीं है। तुम्हारे बेटे और पोते ने जो किया है उसके लिए अग्निहोत्री परिवार तुमसे सारे रिश्ते तोड़ता है। और हाँ, अपने बेटे की अब लाश लेकर जाओ, मुझे इस घर में ये गंदगी नहीं चाहिए। इतना कहकर दादाजी ने फोन रख दिया। तभी घर के नौकरों ने आकर विलास की लाश को उठाकर बाहर फेंक दिया और खून साफ कर दिया। दादाजी अपने कुर्सी पर आकर बैठ गए और कुर्सी पर बैठकर उन्होंने सभी को गौर से देखा और बोले, आज के बाद सभी लोग अपने साथ हथियारबंद बॉडीगार्ड्स रखेंगे, ये जंग शुरू हो चुकी है। सभी बच्चे बिना बताए अपने ऑफिस से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। तभी अधीर, जो कि सबसे बड़े चाचा का बेटा था, जो बहुत कम बात करता था, वह बोला, दादाजी क्या हमें सच में ये सब करना जरूरी है? हम इस बात के लिए बैठकर भी बात कर सकते थे ना। ये सुनकर दादाजी ने अपनी गर्दन हिलाई और बोले, देखो अधीर, अगर किसी विवाद में अगर एक बार खून बह जाए तो उस विवाद को खून से ही धोना पड़ता है। ये बात सुनकर अधीर चुप हो गया। तभी शौर्य बोला, दादाजी मुझे माफ कीजिए, लगता है मेरी वजह से पूरे परिवार पर मुसीबत आ गई है। आप चिंता न करें, मैं इसे खुद अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। आज रात तक आपको मैं ये विवाद मिटा कर दिखाऊंगा। बस आप मुझे इसकी इजाजत दे दीजिए। ये सुनकर विराज मन में बोला, हे भगवान, अगर इसे भेजा तो पक्का शिर्के का शिकार हो जाएगा। तभी दादाजी बोले, क्या तुम बिना एक और जान लिए इस मैटर को निपटा सकते हो क्या? शौर्य ने ये सुना तो वह अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा। उसने आज तक किसी को मारे बिना मैटर सॉल्व ही नहीं किया। हर बार उसने एक तो लोगों को धमकाया है या फिर उन्हें हाथ पैर तोड़कर घर पर फेंक दिया है। शौर्य ने इस बात पर विचार किया और कहा, अगर आप चाहते हो कि इस विवाद को मिटने में किसी की जान न जाए तो ऐसा मैं कर सकता हूं, मगर खून न बहने की गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसे मिटाते वक्त मुझे कुछ लोगों को पीटना तो पड़ेगा। ये सुनकर दादाजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, फिर जाओ और इस मैटर को खत्म करके आ जाओ। मैं तुम्हें शाम तक का समय देता हूं।
ये सुनकर बाकी लोग हैरान थे और विराज परेशान था। दादाजी की इजाजत मिलते ही शौर्य ने तुरंत विराज को अपने साथ लिया और वह घर से बाहर निकल गया। कुछ दूर आते ही शौर्य ने तलवार निकाली और विराज के साथ हवा में गायब हो गया। कुछ ही देर में शौर्य और विराज शिर्के परिवार की पुश्तैनी हवेली के ऊपर थे। शौर्य ने गेट पर उतरकर तलवार अंदर रख दी और गार्ड के पास जाकर उसे संदेश दिया कि वह परिवार के मुखिया से मिलना चाहता है। संदेश मिलते ही गार्ड ने अंदर जाकर अग्निहोत्री परिवार से कुछ लोग आने की खबर दे दी। खबर सुनकर परिवार का मुखिया आग बबूला हो उठा और विजयराजे बाहर दौड़कर आया और दांत पीसते हुए बोला, मेरे पोते और बेटे को मारकर अब क्या लेने आए हो? अब सीधा मुलाकात जंग के मैदान में होगी। मैं देखना चाहता हूं कि क्या अग्निहोत्री परिवार मेरा वार झेल पाएगा। तभी शौर्य चेहरे पर मुस्कान लिए उनके सामने आया और बोला, कारभारी राम राम, मेरा नाम शौर्य है और मैं नया ही यहाँ पर आया हूँ। मुझे आप लोगों के तौर तरीके तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरा तरीका यही है कि अगर आपकी बहन के इज्जत पर कोई हाथ डाले तो उसका हाथ नहीं सिर काट देना चाहिए। तो मैंने वह कर दिया। लेकिन आपका बेटा कह रहा था कि वह उसके बेटे की शादी उस लड़की से करता, और हाँ, वह ये भी कह रहा था कि वह लड़की भी मजा लेती है, उसका क्या? तो मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं तो आप ही इसका जवाब दे। क्या आपकी बहन बेटियों के बारे में मैं अगर कहूं कि उनकी शादी उसी इज्जत लूटने वाले इंसान से करने के लिए कहूं तो आपको कैसा लगेगा? शौर्य की बात सुनकर विजयराजे बोला, मेरा पोता एक रॉयल परिवार से था, इसीलिए मेरे बेटे ने इसे कहा था। ये सुनकर विराज हंसने लगा और बोला, क्या रॉयल परिवार वाले हो तो तुम्हें किसी की इज्जत लूटने की लाइसेंस मिलती है क्या? हमारे देश का कानून सभी को समान अधिकार देता है। यहाँ कोई रॉयल नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। तो तुम्हारा पोता क्या आसमान से गिरा था क्या कि उसे ये विशेषाधिकार मिल गया? शौर्य की बात सुनकर विजयराजे के बूढ़े चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही, फिर भी उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने बेटे और पोते के मौत का बदला लेकर रहेंगे। विजयराजे शौर्य को गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हारे ऐसे कहने से ये नहीं बदल जाता कि अब अग्निहोत्री खानदान के साथ मैं अपनी दुश्मनी वापस लूंगा। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और अपने वही गुंडे वाले अंदाज में बोला, ये देख बुड्ढे, तुझे अगर मैंने कहा कि तेरे बेटे और पोते की गलती थी तो गलती थी, मगर तुझे लगता है कि फिर भी तू फोकट की दुश्मनी रखना चाहता है, तो मैं बता दूं कि तेरी चिता पर कोई थूकने वाला भी नहीं बचेगा। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ उठा दिया और अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। आसपास लगे पेड़ उखड़ गए और हवा में तैरने लगे। शौर्य ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और विजयराजे हवा में तैरने लगा, मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। उसने अपने पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसे आज ऐसा लग रहा था मानो कोई देवता आज उसके सामने खड़े रहकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो। उसके बाद शौर्य ने अपने दोनों हाथ नीचे किए और आराम से चलते हुए आगे आया और विजयराजे को बोला, अगर तुमने दुश्मनी बढ़ाई तो मेरे खानदान से तो कोई नहीं मरेगा, मगर तेरे खानदान का कोई नहीं बचेगा। अगर अपने बच्चे गलती करते हैं तो उनकी गलती को तुरंत टोक दिया करो, वरना उनकी गलती की सजा पूरा परिवार भुगतता है। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि अधिक लाड़ प्यार भी घातक हो सकता है। इस बार विजयराजे सच में समझ चुका था कि उसकी बदले की जिद कभी पूरी नहीं हो सकती। विजयराजे खुद को संभालते हुए खड़े हो गए और पीछे दीवार से सटकर अपने हाथ जोड़कर बोले, देवा रुक जाओ, मैं पागल था जो ऐसी दुश्मनी पालने की सोच रहा था। मुझे अब पता चल चुका है कि अगर मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मेरे परिवार बचेगा नहीं। मैं आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा, बस मेरे परिवार को सिर्फ इस बार माफ कर दो।
इसके बाद मेरे परिवार का कोई सदस्य कोई कुकर्म नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद उसे अपनी हाथों से मौत दूंगा। विजयराजे अपने परिवार की शौर्य के आगे भीख मांग रहा था। शौर्य ने उसे देखकर एक मुस्कान बिखेरी और कहा, ये हुई न एक समझदार बात। जो हुआ सो हुआ, लेकिन भविष्य में याद रखना कि मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं प्रलय ला सकता हूं। इतना कहकर शौर्य ने अपनी तलवार निकाली और उस पर विराज के साथ चढ़ गया और हवा में उड़कर गायब हो गया। जब शौर्य हवा में उड़कर चला गया तो विजयराजे को अब यकीन हो गया कि उसने आज किसी देवता को देखा है। उसने खुद को शांत किया और घर के अंदर जाकर तुरंत अपने बाकी बेटों और उनके सभी परिवार को बुलाया। तब तक विलास और उसके बेटे की लाश भी हवेली पर पहुंच चुकी थी। आज विजयराजे को अपने बेटे और पोते के मरने का कोई गम नहीं था। उसे ये अच्छे से समझ आ चुका था कि ये उनके कर्मों की सजा थी। परिवार के सभी लोग आने के बाद विजयराजे ने सभी को साफ साफ सूचना दी कि वे लोग कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे और कोई बुरा काम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसकी मौत विजयराजे खुद अपने हाथों से करेंगे। ये धमकी सुनकर परिवार का एक भी सदस्य आवाज नहीं कर पाया। दूसरी तरफ शौर्य और विराज हवा में आराम से उड़कर जा रहे थे। विराज बादलों का आनंद ले रहा था और बोला, छोटे, मैं भी तुम्हारी तरह हवा में उड़ने चाहता हूँ। मुझे भी तुम्हारी तरह अजीब अजीब कारनामे करने हैं, तो बताओ तुम मुझे ये कब सिखाने वाले हो। ये सुन के शौर्य ने एक बार विराज को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, वैसे तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, पर तुम अकल के अंधे हो तो मैं तुम्हें कब नहीं सिखाऊंगा। ये सुनकर विराज का मन किया कि अभी वह शौर्य को लात मार के नीचे गिरा दे, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और बोला, तुम कैसे मुझे बेवकूफ कह सकते हो, मैंने सिविल सर्विस में टॉप किया था। ये सुनकर शौर्य उसे चिढ़ाते हुए बोला, वो तो हर किताब कीड़ा कर सकता है, इसका मतलब वह समझ के हिसाब से होशियार नहीं होता। तुम एक सीधी सदी बात नहीं समझ पाए कि एक लड़क पिछले 4 सालों से अपने घर से भागकर सिर्फ तुम्हारे साथ रहती है और वह तुम्हारा पीछा के एजेंट बनने के बाद भी नहीं छोड़ती। ऐसा कौन करता है भला। लेकिन तुम जैसे मंदबुद्धि को ये बात समझानी पड़ी, तब जाकर समझ में आया। तो अब बताओ कि तुम बेवकूफ हो या स्मार्ट हो। शौर्य का ताना सुनकर विराज को मानो साक्षात्कार हुआ हो। तभी वे दोनों अग्निहोत्री हवेली पहुंच गए। उनके आते ही विराज दादाजी के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, दादाजी आज कमाल हुआ है, आज शौर्य ने बिना किसी को मारे ही मैटर खत्म कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर दादाजी भी बहुत खुश हुए और बोले, ये बहुत अच्छी बात है कि मैटर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा क्या शौर्य ने उन लोगों को बताया कि वे लोग शौर्य की बात मान गए। तभी विराज एक मजाकिया अंदाज में बोला, और क्या करेगा वो, भाई ने आज विजयराजे को अध्यात्म का ज्ञान दिया, उसे अच्छी बातें बताई और उसका मन परिवर्तन कर दिया। ये सुनकर दादाजी ने शौर्य को देखा जो अंदर आके सोफे पर लेट गया था। वह ऐसे दिखा रहा था मानो उसने बहुत मेहनत की है। शौर्य ने दादाजी को देख और बोला, बात करके मैटर खत्म करने के लिए बहुत बोलना पड़ता है। मैं तो चांस ढूंढ रहा था कि वह बुढ़ा कुछ टेढ़ा बोले तो उसे मैं पीट दूं, पर वह कुछ नहीं बोला तो उसे मुझे अध्यात्म सिखाना पड़ा, क्या करे। इन दोनों की बातें दादाजी को हजम नहीं हो रही थी, पर उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। शाम को सभी परिवार वाले एक साथ भोजन करने बैठ गए। भोजन के वक्त आज हर कोई खुश था। आज डाइनिंग टेबल पर इशिका और विराज की बात होने लगी थी। घर के छोटों से लेकर बड़े सब ने विराज की तंग खींची। मजाक मस्ती में सभी ने भोजन किया और वे लोग अपने अपने कमरों में निकल गए।
दूसरे दिन सुबह जब शौर्य उठा तो मिनल उसके रूम के सामने खड़ी थीं। मिनल अभी भी पैजामे में खड़ी थी और कुछ बोलना चाहती थी। शौर्य ने उसे देखा और बोला, क्या बात है, आज काम नहीं जाना क्या? क्या हुआ, निकल गई हवा? तभी शौर्य को देखते हुए मिनल सिर झुकाकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैं इसके बाद ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करूंगी। तभी शौर्य उसे झटक कर बोला, हाँ ठीक है, तुम अब जा सकती हो, मुझे कुछ काम है। शौर्य के इस ठंडे रवैये के बावजूद मिनल बोली, वो क्या है ना, आज हमारी कॉलेज रियूनियन है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस पार्टी में चलो। ये सुनकर शौर्य बोला, वहाँ क्या मुझे ये दिखाना चाहती हो क्या कि तुम्हारे जैसे लोग किस तरह रहते हैं और लोगों का स्टैंडर्ड कैसे होता है? शौर्य की बात सुनकर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस तुम्हें आज अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तभी शौर्य बोला, वो क्या है न, मैंने एक ऑडियो बुक सुनी थी जिसमें एक लड़के को उसकी दोस्त उसका अपमान करने के लिए अपने रियूनियन में बुलाती है। तभी मिनल बोली, ऐसा कुछ नहीं है, खाली फोकट अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। अब मुझे बताओ, क्या तुम आने वाले हो या नहीं? शौर्य ने अपना सिर खुजाया और बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ इस पार्टी में आने के लिए तैयार हूँ। इतना बोलकर शौर्य ने अपना दरवाजा मिनल के मुंह पे बंद कर दिया। ये देखकर मिनल को शौर्य पर बहुत गुस्सा आया और वह खुद को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लेकर वहां से निकल गईं। मिनल ने पूरी रात जागकर इस पार्टी के लिए प्लानिंग की थी। मिनल आज अपने दोस्तों के जरिए शौर्य का मजाक बनाना चाहती थी। शौर्य मिनल से बात करने के बाद नहा धो के बाहर आया और सुबह के नाश्ते के लिए सभी के साथ बैठ गया। तब तक आर्या भी वहां पर आ गई थी। आज आर्या इशिका के साथ उसके घर जाने वाली थी, तो आज दिन भर शौर्य अकेला रहने वाला था। तो शौर्य कुछ सोचते हुए अपने डायमेंशन में वापस चल गया। डोमेन के अंदर सुगंधा अपनी साधना हर मुमकिन कोशिश के साथ बढ़ा रही थी। उसकी आत्मा बढ़ते साधना स्तर के साथ अधिक सघन हो रही थी। शौर्य ने डायमेंशन में पहुंचकर सभी से बातें की और उन लड़कियों को ढेर सारी चीजें जो उसने उनके लिए खरीदी थी वे सब में बांट दी। जब शौर्य बाहर आया तो शाम के 7 बज चुके थे और मिनल उसका इंतजार कर रही थी। चैप्टर 98, सीधी बात बिना बकवास। मिनल आज शौर्य को अपने रियूनियन में लेकर जाने वाली थी। इस रियूनियन में उसके सारे कॉलेज क्लासमेट आने वाले थे। वैसे तो मिनल इकलौती सदस्य थी जिसे शौर्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि वह छोटे दादाजी का पोता है और वह यहाँ सिर्फ पूजा के सिलसिले में आया था। मिनल को सिर्फ इतना लगता था कि वह कोई गुंडा या किसी एरिया का भाई वगैरह होगा, और उस दिन उसने विराज की पहचान की वजह से उस लड़के को मार दिया था। पर क्या करे, ये तो सब उसने अपने आप से ही अंदाजा लगा लिया था। शौर्य की असलियत वह जान नहीं पाई थी। नीचे पहुंचते ही मिनल ने देखा कि शौर्य एकदम पुराने दिखने वाले कपड़े पहनकर खड़ा था। उसने आज एक शॉर्ट और टी शर्ट पहना था। साथ ही उसने पैरों में स्लीपर्स पहनी थी और अपने कान में 50 रुपए वाले हेडफोन को पहना था। इस वक्त वह बिल्कुल एक गरीब घर का लड़का लग रहा था। उसे देखकर मिनल को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से बोली, हम पार्टी में जा रहे हैं, वो भी मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ। वो लोग क्या सोचेंगे जब उन्हें मैं बताऊंगी कि तुम मेरे कजिन ब्रदर हो? वो हमारे खानदान के बारे में क्या सोचेंगे? ये सुनकर शौर्य बोला, उन्हें क्या मुझसे शादी करनी है जो मेरे कपड़े देखकर नाराज हो जाएंगे? अगर उन्हें इतनी ही तकलीफ होगी तो कह दो उनसे कि मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद के दे।
शौर्य की बात सुनकर मिनल का गुस्सा ज्यादा बढ़ गया और वह बोली, तुम्हें किसी ने एटिकेट्स नहीं सिखाए हैं क्या कि पार्टी में कैसे जाते हैं? मैं ही बेवकूफ थी जो मैं तुम्हें लेकर जाने के लिए सोच रही थी। ये सुनकर शौर्य इतराते हुए बोला, रहने दे बहन, इतना गुस्सा मत कर वरना तेरा मेकअप उतर जाएगा। चल अब मैं तो ऐसा ही आने वाला हूँ। अगर तुम्हें नहीं लेकर जाना है तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो ताकि मैं अपनी ऑडियो बुक चैन से सुन पाऊं। शौर्य की बात सुनकर मिनल उसे ना बोलने वाली थी, पर उसने अपने अगले प्लान का ख्याल किया और शौर्य को अपनी स्पेशल BMW कार में बिठाकर पार्टी की जगह लेकर गई। ये पार्टी सांगली के सबसे बड़े होटल में रखी थी। होटल डी कोर एक 5 स्टार होटल था। यहाँ के पार्टी हॉल में सब लोग पहुंच चुके थे। होटल गेट पर आते ही मिनल ने कार पार्क की और शौर्य को लेकर अंदर जाने लगी। तभी दरवाजे पर होटल के स्टाफ ने शौर्य को रोका और कहा, सर आप अंदर नहीं जा सकते, आपका ड्रेस कोड हमारे होटल के हिसाब से नहीं है। ये सुनकर शौर्य को कोई गुस्सा नहीं आया और उसने उस स्टाफ के गाल पर एक झापड़ लगा दिया और उसके मुंह में 10,000 की नोटों की गड्डी घुसेड़ दी और बोला, अगली बार किसी को उसके कपड़े से जज मत कर। अब एक काम कर, इस पैसों के गड्डी को निगल जा वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा कि अगली बार ये जो तो चैपड़ चैपड़ करके बात करता है न वो बंद हो जाएगा। वह स्टाफ डर से कांप रहा था। उसके आंखों में आंसू थे। तभी उस पर दया करके मिनल ने शौर्य को उसे ऐसा करने से रोका। ये देखकर शौर्य ने वह पैसों की गड्डी वापस निकली और उस स्टाफ को एक लात मारी। शौर्य ने किसी गुंडे की तरह उस स्टाफ को उसका गला काटने का इशारा किया और मिनल के साथ अंदर चला गया। शौर्य और मिनल पार्टी हॉल में पहुंच गए। उनके आते ही मिनल के दोस्तों ने मिनल का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद वे लोग मिनल को अंदर लेकर गए पर किसी ने भी शौर्य पर ध्यान नहीं दिया। तभी शौर्य ने भी बेशर्मी दिखाते हुए मिनल के एक दोस्त का हाथ पकड़ा और बोला, अरे चमगादड़ की शक्ल वाले, मैं भी मिनल के साथ यहाँ पर आया हूँ, मुझे नहीं अंदर बुलाएगा। ये लड़का मिनल का क्लासमेट सुयोग था। शौर्य के ऐसे कहते ही उसे शौर्य पर गुस्सा आया पर वह मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी यार, आज तू भी अंदर आ जा। तेरे अकेले के वजह से मेरा खाना थोड़ी न वेस्ट होगा। तुझे देखकर तो नहीं लगता कि इतना खा भी पाएगा। शौर्य भी उसे मुस्कुराते कहता है, वो तो खाने पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ अगर मैं खाने लागू तो तुझे तेरी किडनी न बेचनी पड़े। शौर्य की बात सुनकर सुयोग हंसा और शौर्य को अंदर लेकर आया। दूसरी तरफ उस स्टाफ ने जाकर शौर्य की कंप्लेंट होटल मैनेजर को कर दी थी और उसने मिर्च मसाला लगाकर बताया कि कैसे एक लफंगे ने आकर उसे रोकते ही उस पर हाथ उठाया और फिर उसके मुंह में पैसों की गड्डी डाली और वापस लेकर मिनल अग्निहोत्री के साथ चला गया। वैसे तो मिनल इस होटल की रेगुलर कस्टमर थी। वह अपनी मीटिंग्स इसी होटल में करती थी। मैनेजर ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, मैं उस लफंगे से मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर मैनेजर अपनी ऑफिस से निकलकर पार्टी हॉल की तरफ चलने लगा। अंदर पार्टी हॉल में हर कोई स्पेशल पार्टी वियर पहनकर आया था। लड़कियों ने स्टाइलिश वेस्टर्न कपड़े पहने थे। उनके कपड़े उनके शरीर का सिर्फ कुछ हिस्सा ढक रहे थे और बाकी का हिस्सा हाईलाइट करके दिखा रहे थे। लड़कों ने भी अलग अलग तरह के पार्टी सूट पहने थे। इस पार्टी में मौजूद कर एक इंसान किसी न किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर था तो कुछ लोगों के अपने स्टार्टअप्स थे। जब शौर्य उन सब के बीच आया तो वे लोग शौर्य को अजीब तरह से देख रहे थे। तभी मिनल की एक दोस्त आगे आकर बोली, मिनल ये क्या नमूना तुम अपने साथ लेकर आई हो? इसकी हालत तो देखो, बेचारे को सीधा किसी अनाथ आश्रम से लेकर आई हो। तुम्हें पता है न हम लोगों का स्टैंडर्ड क्या है? जरा उसका तो ख्याल किया होता। तभी मिनल भी शौर्य से दूर हुई और बोली, ये महाशय ऐसे ही है।
ये खुद को कहीं का राजकुमार समझते हैं। मेरे छोटे दादाजी का ये पोता है। जब मैं यहाँ आ रही थी तो सोचा कि उसे यहाँ के रेहान सहन से परिचय करवा दूं, मगर उसे तो पार्टी के लिए कपड़े भी कैसे पहनते हैं ये मालूम नहीं है। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। मिनल की बात सुनकर सभी लड़कों को एक मौका मिला मिनल के सामने रौब झाड़ने का, तो वे शौर्य की बेइज्जती करते हुए एक एक करके बोलने लगे, जरा इसकी शक्ल तो देखो, शक्ल से ही कोई साइको लगता है। इसके पास तो शूज भी नहीं है। आज ये इस पार्टी में स्लीपर्स पहनकर आया है। लगता है अग्निहोत्री परिवार का स्टैंडर्ड खराब हो चुका है, तभी तो ऐसे लोगों को घर में रहने देते हैं। सभी की बात शौर्य ने गौर से सुनी और बोलने वाले लड़कों में से एक को देखकर शौर्य बोला, अरे ये क्या इंसान के शक्ल में लोमड़ी। लगता है किसी जंगल से भाग कर आया है। फिर शौर्य दूसरे की ओर मुड़ा और बोला, क्या बे तोतले तेले बाप का चप्पल का कोई दुकान है क्या कि तू मेरी इन स्लीपर्स का मजाक उड़ा रहा है? अगर ऐसा है तो तेरे बाप से कहकर एक जोड़ी मेरे लिए भी मंगवा देता। शौर्य की बदतमीज भरी बातें उन लोगों को बहुत बुरी लगी। तभी एक लड़की शौर्य को देखकर बोली, ओ गरीबों के शाहिद कपूर, कहाँ से लाते हो इतना घमंड कि मेरे दोस्तों की बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें पता है यहाँ मौजूद हर एक आदमी तुम्हें तुम्हारे कपड़ों के साथ खरीद सकता है। ये सुनकर शौर्य की मुस्कान और बढ़ गई और वह उस लड़की के पास गया और उसके गाल पर उंगली रखकर बाद में अपनी उंगली को देखकर बोला, अरे ये देखो, इसने इतना सीमेंट और चुना अपने थोबड़े पे लगा दिया है जितने में ये होटल पेंट हो जाता। इतनी कीमत में तो तुम ही मुझे 2 बार खरीद लो, एक बार कपड़ों के साथ और दूसरी बार बिना कपड़ों के। वैसे मैं काफी हैंडसम हूँ। शौर्य की बात सुनकर वह लड़की इतनी शर्मिंदा हुई कि वह पीछे हट गई और अपना सिर झुका लिया। मिनल को शौर्य का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। तभी शौर्य वहां के बार काउंटर पर गया और बोला, वेटर मुझे सबसे महंगी वाइन की बोतल दे। और हाँ, ये पैसे इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले से वसूल कर। शौर्य की बात सुनकर उस वेटर ने चांदोन आवरा की एक बोतल शौर्य के सामने रखी। ये मार्केट में नई नई आई और तुरंत ही बेवरेज मार्केट पर कब्जा करने वाली भारत की सबसे महंगी वाइन थी। शौर्य ने उस बोतल को उठाया और फिर से मिनल के पास आया और उसके दोस्तों को घूरने लगा। तभी हॉल का दरवाजा खुला और प्रवीण पवार अंदर आया। ये मिनल का क्लासमेट था, साथ ही वह महाराष्ट्र के बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही जाना माना चेहरा था। उसने कई सारी कंपनियों को सक्सेस के ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। कुछ ही दिनों पहले उसने गीतांजलि मेडिसिन को जिन किया था। वह एक रीजनल मैनेजर की तौर पर ज्वाइन हुआ था। महाराष्ट्र में दवाइयां की बिक्री की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसने आते ही सभी से मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी दोस्तों, आपको मैंने बहुत वेट करवाया। वो क्या है न, आज मेरी यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मीटिंग थी। सभी ने उसका स्वागत किया। कुछ लोग तो दौड़कर उसके गले लगे। तभी प्रवीण की नजर शौर्य पर पड़ी और वह हिकारत से बोला, ये चंपक कौन है भाई? ये सुनकर एक लड़का बोला, अरे ये नमूना मिनल का भाई है। ये सुनकर प्रवीण ने मिनल को देखा और फिर उसे अपमान की भावना से बोला, क्या बात है मिनल, तुम्हें कब से बेबी सीटिंग करनी पड़ रही है? और तो और तुम इसे अपने साथ भी लेकर आई हो, वो भी मेरी पार्टी में। तुम्हें पता है न, अब मैं गीतांजलि मेडिसिन का रीजनल मैनेजर हूं और ये उसकी सक्सेस पार्टी है। मिनल ने शर्मिंदा होते हुए कहा, वो क्या है न, कल इसने मुझ पर एक फेवर किया था तो उसका एहसान चुकाना तो बनता है, इसीलिए मैं उसे तुम लोगों के बीच लेकर आई। मैंने सोचा कि उसे बिजनेस वर्ल्ड की थोड़ी जानकारी मिल जाए। ये सुनकर प्रवीण ने फिर कुछ नहीं बोला और ताली बजा दी। कुछ ही देर में 2 लोग हाथ में 2-2 बॉक्स पकड़कर अंदर लेकर आए।
प्रवीण ने सबकी ओर देखा और बोला, दोस्तों तुम लोग तो जानते हो आजकल हमारी कंपनी की दवा संजीवनी कितनी महंगी हो गई है। उसकी एक बोतल की कीमत 2 लाख रुपए हो गई है। तभी हमारी कंपनी ने 2 दिन पहले इस दवा को डाइल्यूट करके एक नया वर्जन बनाया है जो कि कम इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी वह उतना ही कारगर है। इस एक बोतल की कीमत 20,000 रुपए है। मैं आज अपनी कंपनी से सिर्फ तुम लोगों के लिए 2 बॉक्स स्पेशली लेकर आया हूं। इस एक बॉक्स में 20 बोतल है। मैं तुम में से हर एक को एक एक बोतल आज गिफ्ट कर रहा हूं। उसके इतना कहते ही सभी ने जोरदार तालियां बजाई। प्रवीण सभी को एक एक बोतल दे दी, मगर जब शौर्य की बारी आई तो उसने शौर्य को हिकारत से कहा, बच्चे अपने बहन के साथ आया है न, तो ये तेरे लिए नहीं है। तू सिर्फ जूस पी। ये सुनकर शौर्य ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ झुकाई और मिनल को देखा और बोला, क्या इससे ज्यादा की मैं तुमसे उम्मीद कर सकता था। इतना कहकर शौर्य ने फिर टेढ़ी नजर से प्रवीण को देखा और बोला, क्या तुझे पता है जिसने ये दवा बनाई है वह कौन है और तूने उसे कभी देखा है। ये सुनकर प्रवीण हंसा और बोला, मेरे कंपनी के बॉस बहुत बड़े हैं, वो ऐसे ही किसी को अपना मुंह नहीं दिखाते हैं। उनका नाम तक किसी को नहीं पता है। तभी शौर्य ने अपने सिर पर हाथ मारा और अपना मोबाइल निकाला और एक न्यूज़ क्लिप प्रवीण को दिखाते हुए बोला, इस न्यूज़ क्लिप को ध्यान से देख और सुन, फिर मेरे पास मेरा मोबाइल लेकर उस टेबल पर आ जाना। इतना कहकर शौर्य ने अपना मोबाइल जबरदस्ती प्रवीण के हाथ में थमा दिया और खुद कोने में रखे टेबल पर जाकर फलों को खाने लगा। उसके हाथ में वह वाइन की बोतल वैसी ही थी। इधर प्रवीण ने उस क्लिप को ध्यान से देखा और सुना। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वह थर थर कांपने लगा। उसे ऐसा देखकर मिनल ने उसके हाथ से मोबाइल लिया और उसने भी उसे देखा। तभी प्रवीण रेंगते हुए शौर्य के पास पहुंचा और बोला, बॉस आई एम सॉरी, मुझे ये मालूम नहीं था। मैंने आपसे बदतमीज की, उसके लिए आप मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने अपने हाथ की महंगी वाइन की बोतल उठाई और प्रवीण के सिर पर फोड़ दी। उसके ऐसा करते ही सभी लोग चौंक गए। उन्हें अभी तक ये बात अजीब लग रही थी कि प्रवीण शौर्य के पास रेंगते गया था, लेकिन शौर्य ने जो किया वो इन लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी सभी के कानों पर आवाज आई, प्रवीण पवार, तूने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च होने से पहले लोगों को इसे बिना परमिशन के बांट दिया। इसीलिए तुम्हें हर बोतल के 2 लाख रुपए देने होंगे। साथ ही आज के बाद तुम्हारा हमारे कंपनी से कोई संबंध नहीं रहेगा। इतना कहकर शौर्य अपनी जगह से उठा तो देखा कि मिनल उसका मोबाइल पकड़कर खड़ी थी। शौर्य ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और सुयोग को पास बुलाया। फिर शौर्य ने उसे एक ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी गर्दन पीछे तक मुड़ी और वापस अपनी जगह पर आई। फिर शौर्य उसे कॉलर से पकड़कर बोला, मेरी बहन के बारे में इसके बाद कभी सपने में भी मत सोचना, वरना तुझे मैं इस दुनिया से गायब कर दूंगा। उसके बाद शौर्य ने उसे उठाकर दूर किसी गेंद की तरह एक हाथ से ही फेंक दिया। फिर शौर्य सभी की ओर मुड़ा और बोला, आज के बाद अगर तुम में से किसी ने मेरी बहन को कांटेक्ट किया तो तुम सब के मैं हाथ पैर तोड़कर पार्सल करवा दूंगा, क्योंकि तुम लोग उसके दोस्त कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तुम लोगों ने इतनी सी सक्सेस क्या हासिल की, तुम लोग तो हवा में उड़ने लगे। अब इसके बाद मुझे इसके आसपास भी नजर मत आना। उसके बाद शौर्य ने मिनल का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से मोबाइल ले लिया और बाहर जाने लगा। मिनल ने शौर्य का हाथ झटक दिया तो शौर्य ने मुड़कर उसे फीस पकड़ा और बोला, ज्यादा चटपटा मत वरना एक और थप्पड़ जड़ दूंगा।
रियूनियन के नाम पर यहाँ शराब पीने आती हो और वह सुयोग तुम्हें यहाँ वहाँ छू लेता है तो तुम्हें उस पर गुस्सा करने की बजाय इग्नोर करती हो। आज मुझे ये कन्फर्म हुआ है कि तुम एक डरपोक, बेवकूफ और लो कॉन्फिडेंस वाली लड़की हो जो इसे अपने नकचढ़ेपन से छुपाते आई हो। अब चालो यहाँ से। इतना कहकर शौर्य मिनल को बाहर लेकर आया। दरवाजे के बाहर होटल का मैनेजर खड़ा था। उसने शौर्य को रोका और बोला, रुक जाओ, पहले ये बताओ कि मेरे एम्प्लॉय पर तुमने हाथ कैसे उठाया। उसके जवाब में शौर्य ने एक झन्नाटेदार लाफा मैनेजर को लगा दिया और बोला, ऐसे। चैप्टर 99 बंटी की बबली। शौर्य ने आज प्रवीण पवार को अच्छा सबक सिखा दिया था, साथ ही साथ मिनल के दोस्तों को धमकाया भी था। उसके बाद शौर्य मिनल को खींचकर पार्टी हॉल से बाहर लेकर आता है। बाहर आते ही मैनेजर शौर्य को पूछता है कि उसने उसके एम्प्लॉय पर हाथ कैसे उठाया। उसके जवाब में शौर्य उसे भी थप्पड़ मारकर बताता है। मैनेजर उस थप्पड़ से लगभग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी शौर्य उसे वैसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। होटल का सिक्योरिटी स्टाफ आगे बढ़कर शौर्य को रोकने के लिए आगे आता है। तभी शौर्य उन्हें भी एक एक थप्पड़ जड़ देता है। इतने बड़े 5 स्टार होटल में ऐसी मार पिटाई कोई आम बात नहीं थी। यूपीएससी शौर्य ने स्टाफ को थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ मारकर उन्हें बेइज्जत किया था। इससे होटल की रिपोर्ट दांव पर लगी थी। होटल मैनेजर ने मार खाने के बाद खुद को जैसे तैसे संभाला और फोन निकालकर किसी को कॉल किया और कहा, छोटे मालिक, एक गुंडा होटल में घुस आया है और उसने लगभग सभी सिक्योरिटी स्टाफ को मारा है और वे लोग भी मेरी तरह जख्मी होकर गिरे हुए हैं। आप जल्दी से पुलिस को लेकर यहां आ जाइए। तभी दूसरी ओर से एक भरी आवाज आई, मैं अभी कुछ देर में वहां पहुंच रहा हूं। तुम बस उसे रोक कर रखना और उसे जाने मत देना। ठीक है मालिक, इतना कहकर मैनेजर ने फोन रख दिया। फिर उसने चिल्लाकर शौर्य से कहा, ए लफंगे, तू बस 10 मिनट रुक, तेरा बाप यहां आता ही होगा। तब देखता हूं कि तेरी कितनी औकात है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस होटल में आकर मारपीट करने की। तभी शौर्य अपने जगह पर रुक गया और मैनेजर की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोला, अरे ओ काका, येड़ा झाला का तू। एक तो तूने तो मार खाई है और अब तू जिसे बुला रहा है उसे भी पिटवाना चाहता है। ये सुनकर होटल मैनेजर ने गुस्से से कहा, 2 कौड़ी के आदमी, तेरी ये नकल की तू हमारे छोटे मालिक को भी मारेगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुझमें कितना दम है। ये सुनकर शौर्य ने अपने माथे पर हाथ मारा और सिक्योरिटी गार्ड के हाथ का डंडा जो वाइपर पड़ा था उसे उठाया और मैनेजर के पास गया और बोला, एक तो तेरा होटल लोगों के कपड़े देखकर उन्हें जज करता है। वह बात भी ठीक होती, लेकिन जो तुम लोगों का तरीका है उन्हें बाहर निकालने का, वह एकदम गलत है। एक बार अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन आज उनकी पार्लियामेंट में भारतीयों का कुत्ता घूमता है। इसीलिए इतनी अकड़ अच्छी नहीं है। इतना कहकर शौर्य ने उस मैनेजर को डंडे से हल्के हाथों से पीटना शुरू किया। दूसरी तरफ मिनल, जिसने शौर्य की सच्चाई जान ली थी और वह खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बददिमाग और बेवकूफ इंसान समझ रही थी, उसने मैनेजर की पिटाई दिखी तो उसकी रूह कांप गई। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि शौर्य एक बेरहम इंसान है। जब भी कोई उसे उकसाता है तो वह उसकी अंदर तक क्लास लगाता है। ऊपर से शौर्य आज भारत की सबसे बड़ी मेडिसिन कंपनी का अकेला मालिक था, जिसकी दवाई लाखों में बिकती है और तो और वह दवाई इतनी महंगी होकर भी आउट ऑफ स्टॉक रहती है। ऐसा इंसान उसका भाई है, मगर वह अकल की आंधी कुएं के मेंढक की तरह खुद को ही उससे बड़ा समझ रही थी। शौर्य मैनेजर को पीटे जा रहा था और मैनेजर की चीखें पूरे होटल में गूंज रही थी।
उसकी चीखें सुनकर वहां आए गेस्ट भी वहां पर देखने चले आए तो उन्होंने देखा एक लफंगे जैसे कपड़े पहना इंसान मैनेजर को पीट रहा है, पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़कर उसे रोक नहीं रहा। उल्टा वे लोग डर के मारे अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहे थे। तभी होटल के सामने एक बेंटले गाड़ी आकर रुक जाती है। उस गाड़ी से एक 35 से 37 साल का आदमी बाहर निकलता है। उसका रंग गहरा काला था, किसी दक्षिण भारतीय विलेन की तरह। उसका शरीर किसी पहलवान की तरह था। उसने एक वाइट पैंट और वाइट शर्ट पहना था। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे और उसके गले में ढेर सारी सोने की चैन और हार थे। उसके हाथ में मोटे सोने के ब्रेसलेट थे और दोनों हाथों की हर उंगली में अंगूठी थी। उसने अपने पैरों में चमड़े की कोल्हापुरी चप्पल पहनी थी जो चलते वक्त चर चर की आवाज करती थी। ये होटल का मालिक और यहाँ के अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला सैंड माफिया बंटी कदम था। इसने ये होटल खुद के पैसों से बनाया था। अपने काले धंधे की सारी कमाई उसने इसी होटल में लगाई थी और अब एक पॉलिटिशियन बनाने के लिए समाज सेवा का ढोंग कर रहा था। जैसा वह दिखता था वैसे उसकी आवाज नहीं थी। उसने उतरते ही देखा कि उसके मैनेजर का मार मार कर बुरा हाल किया है। मैनेजर जमीन पर कला नीला होकर गिरा था और शौर्य उसे हाथ के डंडे से छुकर देख रहा था कि वह जिंदा है कि नहीं। फिर शौर्य मैनेजर को देखकर बोला, अबे तेरी तो सारी हवा निकल गई। मुझे लगा इस होटल का मैनेजर है तू, तो तुझ में कुछ तो दम होगा। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, हरामखोर, कमीने, और 2-4 मराठी में स्टैंडर्ड गालियां बंटी के मुंह से निकल और वह बोला, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं क्या कि तू सीधा मेरे होटल में आकर मेरे ही लगों को मारे। आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदा भर भूल नहीं पाओगे। ए मन्या बुला रे सबको, आज मैं देखना इस लड़के की खोपड़ी खोल दूंगा। तभी बंटी की नजर मिनल पर पड़ी और उसका चेहरा जो गुस्से से भरा था वह एकदम नॉर्मल हो गया और बोला, मिनल तू यहाँ क्या कर रही है? तू निकल यहाँ से, आर्क जा जल्दी। तभी मिनल बोली, बंटी काका वह लड़का मेरा भाई है और उसे आपके होटल में अंदर आते वक्त आपके स्टाफ ने रोका तो वह भड़क गया और उसने इन्हें पीट दिया। वह थोड़ा बेटा मिनल, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, भले ही ये तेरा भाई हो या नहीं, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं। आज इसने मेरे होटल में आकर मारपीट की तो इसमें इसकी गलती है। बंटी संयम के साथ मिनल को बोल रहा था। बंटी ज्ञानेश्वर का दोस्त था तो अपने दोस्त के बेटी के लिए वह इतना तो कर सकता था और उसे लग रहा था कि वह शौर्य को बचाने के लिए उसे अपना भाई बता रही है। शौर्य ने भी बंटी की बात सुनी तो वह बंटी का मजाक बनाते हुए बोला, क्या बोला ये भैंसा अभी कि ये मुझे सबक सिखाएगा? ठीक है, लेकर आ जिसे लाना है, मैं यही खड़ा हूँ, मगर याद रखना उनको पीटने के बाद मैं तेरी बंटी की बबली बनाकर रहूंगा। इतना कहकर शौर्य ने हाथ का डंडा फेंका और एक गार्ड को देखकर बोला, तेरे होटल में कोई बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है क्या? तभी बंटी गुस्से से बोला, बच्चे तूने आज सारी हदें पार कर दी है, अब इसका जिम्मेदार तू खुद होगा। बंटी ने इतना कहा ही था तभी 10-12 गुंडे हाथों में चाकू तलवारें लिए अंदर आ गए। शौर्य ने उन लोगों को देखकर एक ताना मारते हुए कहा, अरे ये बंदरों की टोली क्या घास काटने जा रही है? क्या मुझे पता नहीं था कि 5 स्टार होटल के मालिक के लोग इतने गरीब हैं कि किसी प्रोफेशन बॉडीगार्ड को काम पर रख नहीं सकती? 666 कितनी बुरी बात है। शौर्य ने बस इतना कहा और अपने शॉर्ट्स के पॉकेट में हाथ डालकर चलते हुए वह उन गुंडों के सामने आ गया और जो सबसे आगे गुंडा खड़ा था उसकी कमर को किसी चिमटे की तरह पकड़ लिया। वह गुंडा खुद को संभल पता उससे पहले ही शौर्य ने उसे जकड़ लिया था। शौर्य कैसा करते ही एक जोरदार चीख उस गुंडे के मुंह से निकली।
इस बात पर शौर्य ने सीधे उस गुंडे के मुंह पर चपेट मारी जिससे उसके ओंठ फट गए और उस गुंडे के आगे के दांत टूट गए। शौर्य ने जब ये देखा तो वह बंटी की ओर देखकर बोला, अरे बबली, तेरा ये चमचा तो बहुत कमजोर निकला रे। मुझे लगा बंदे में कुछ दम होगा, लेकिन नहीं साला, फीका माल है ये तो। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ झटका। तभी बंटी गुस्से से बोला, मन्या देख क्या रहा है, चीर डाल इसे, बाकी मैं देख लूंगा। तभी एक पहलवान जैसा आदमी जिसके गर्दन के पास तलवार का निशान था वह आगे आया और उसने अपनी तलवार अपने मयान से निकाली और शौर्य की ओर चाल करके आगे बढ़ा। शौर्य ने ये देखा तो अपनी स्लीपर पैर से निकली और फेंक कर मन्या के थोबड़े पर फेंक कर मार दी। उसकी स्लीपर लगते ही तेजी से आगे बढ़ रहा मन्या वहीं पर बैठ गया और जब सबने ध्यान से देखा तो उसके सारे दांत एक एक करके उसके मुंह से मिची गिर रहे थे और उसके नाक से खून बह रहा था। तभी प्रवीण अपना मुंह लटकाए बाहर आया और उसने सामने का नजारा देखा। यहाँ ढेर सारे गुंडे पहले से ही दर्द में बिलख रहे थे। तभी शौर्य ने अगले 2 मिनट में बचे सारे आदमियों को चप्पल फेंक फेंक कर मारा और सबका हाल एक जैसा कर दिया। उसके बाद शौर्य आराम से बंटी के पास आया और उसे देखकर बोला, तो बबली, तेरे चमचे तो गए, अब मैं तेरी बंटी बनाऊंगा और तुझे इन्हें मारने का कारण शुरुआत से बताऊंगा। इतना कहकर शौर्य ने अपनी चप्पल से एक झापड़ बंटी के गाल पर मार और बोला, पहली बात, तेरा होटल भला ही कोई 5 स्टार हो, लेकिन तू इसके लिए किसी इंसान को उसके कपड़े देखकर होटल में अंदर आने से रोक नहीं सकता। उसके बाद शौर्य ने उसके दूसरे गाल पर एक और चमाट मारी और बोला, दूसरी बात, तेरे मैनेजर को ये बात समझनी चाहिए थी कि कोई बात पूछने से पहले कस्टमर से रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहिए। फिर एक बार चपाक के आवाज के साथ बंटी के गाल पर चप्पल लगी और शौर्य बोला, मुझे तेरे ये कपड़े पसंद नहीं आए, तू एक गुंडा लगता है, कभी इंसानों की तरह सिंपल कपड़े पहना कर। उसके बाद एक और चप्पल बंटी के गाल पर पड़ी और शौर्य बोला, आज के बाद अपने बाप से कहकर तेरा नाम बदल ले, अगली बार ऐसा कुत्तों जैसा नाम मैंने सुना तो तेरी सच में मैं बबली बना दूंगा। तभी बंटी शौर्य के सामने हाथ जोड़कर बोला, रुको मेरे भाई, मुझे मत मारो, मेरा नाम जनार्दन है, लेकिन मुझे लोग जानू बोलने लगे तो मैंने परेशान होकर अपना नाम ऐसा रखा। ये सुनकर शौर्य हंसा और बोला, ओह तो ये बात है, कोई बात नहीं, अगली बार अपना नाम सोचकर रखना, ऐसे ही जो मन में आए वह मत रखना। इतना कहकर शौर्य ने बंटी के गाल को थपथपाया। फिर शौर्य ने एक बार प्रवीण को देखा जो अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा था। शौर्य ने उसे कहा, प्रवीण पवार, कल मुझे कंपनी के अकाउंट में 80 लाख रुपए जमा चाहिए। अगर नहीं हुए तो मैं कल दोपहर को तुम्हें उठवा दूंगा। इतना कहकर शौर्य ने मिनल को देखा और बोला, ओ एडियाचा बाजार चला घरी। इतना कहकर शौर्य मिनल को अपने चित लेकर घर चला गया। मिनल पूरे रास्ते एकदम शांत बैठी थी। उसने रास्ते में एक शब्द भी नहीं कहा। जब वह घर पहुंची तो वह सीधा अपने कमरे में जाने के बजाय अपने दादाजी के पास चली गई और बोली, दादाजी, आपको पहले से पता था कि शौर्य कौन है और क्या करता है? तभी दादाजी उसे देखकर बिना भाव के बोले, जो इंसान इस घर में रहता है और फालतू की बातों के पीछे नहीं रहता उसे ये पता है, लेकिन हमारे घर के कुछ अकल के अंधे को एक बार पता नहीं थी और उनमें तुम भी एक हो, जिसे लगता है सिर्फ उसके आसपास दुनिया घूमती है। फिर कुछ सोचते हुए दादाजी बोले, आज तुम्हारी रियूनियन दीप तो तुम्हारे दोस्त ठीक तो है न, या वो लोग पिटे गए इसके हाथ से? अगर इसने उन्हें पीटा होगा तो इसमें भी तुम्हारी गलती होगी और वे बेचारे खाली फोकट पिटे गए होंगे। ये सुनकर मिनल ने अपना सिर झुका लिया और बोली, एक की नौकरी चली गई और बाकियों को इसने सिर्फ धमकाया है और एक को थप्पड़ मारा है। ये सुनकर दादाजी चौंक कर बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है,
जहां तक मैंने सुना है वह कम से कम हाथ या पैर तोड़ता है, नहीं तो आम तौर पर वह उन्हें मार डालता है। ये सुनकर मिनल बोली, क्या इसे पुलिस का कोई डर नहीं है? ये सुनकर दादाजी बोले, वह खुद एक आर्मी वाला है, वह भी छोटी मोटी पोस्ट पर नहीं है, ब्रिगेडियर जनरल है। अब तुम बताओ ऐसे आदमी से कौन पंगा लेगा? ये सुनकर मिनल को कोई सदमा सा लगा हो। उसके इर्द गिर्द घूमने वाली दुनिया अब अचानक झूठी लगने लगी। ये लड़का नहीं चलता फिरता पावर हाउस था, और ऊपर से इतना खतरनाक था कि वह किसी भी चाल को अपनी ताकत से पलट देता था। तभी दरवाजे से आर्या और इशिका अंदर आए। उनके पीछे एक लड़का चलते हुए अंदर आ रहा था। वह लड़का भी शौर्य के उम्र का था और दिखने में काफी हैंडसम था। ये इशिका का भाई विहान जाधव था। विहान इस समय अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। इस वक्त वह इशिका के साथ सिर्फ आर्या को पटाने के लिए आया था। शौर्य ने उसे देखा और नजरअंदाज किया। तभी आर्या दौड़कर उसके पास आई और बोली, शौर्य तो कैसे रही मिनल की रियूनियन? तभी शौर्य बोला, वह रियूनियन कम और अपनी बढ़ाई करने वाली जोकरों की सभा ज्यादा लग रही थी। दिखने में तो वे लोग बड़े घर के लगवा रहे थे, मगर उनकी हरकतें सड़क छाप कुत्तों जैसी थी और हमारे परिवार का एक सदस्य उन्हें बड़े गर्व के साथ कह रहा था कि वे लोग उसके दोस्त हैं। शौर्य ने मिनल को बिना देखकर ताना मारा था। आज तक मिनल जो खुद को स्ट्रांग इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन समझती थी, वह टैग शौर्य ने उतरकर उस पर अपनी स्लीपर से चांटे मरे थे। उसके घमंड को आज शौर्य ने बिना उसे कुछ कहे पैरों तले रौंद कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अब उसको नया टैग चिपका दिया था, अकल की आंधी और दिमाग की बहरी। तभी इशिका अपने भाई विहान से कहती है, ये शौर्य है आर्या का मंगेतर, उनकी शादी अगले साल होने वाली है। ये सुनकर विहान का मुंह काला पड़ गया, पर उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए शौर्य से कहा, मैं विहान हूँ, इशिका का छोटा भाई, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, वैसे तुम कौन सा स्ट्रीम कर रहे हो? तब शौर्य ने उससे बिना किसी एक्सप्रेशन के हाथ मिलाया और बोला, आर्ट्स स्ट्रीम, मास्टर्स इन हिस्ट्री। ये सुनकर मानो विहान के चेहरे पर एक चमक आ गई और शौर्य आर्या के सामने नीचा दिखाने की सोचकर बोला, तुम्हारे स्ट्रीम में कोई स्कोप नहीं है। एक तो तुम कोई टीचर बनोगे या फिर घर पर बेरोजगार बैठोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शौर्य ने भी उसे सीधे जवाब दिया, तो क्या तू मुझे कोई जॉब देने की सोच रहा है क्या? चैप्टर 100 बेटा ऐसे नहीं होता। शौर्य होटल से मारपीट करके, मेरा मतलब है वहां का मैटर सॉल्व करके मिनल के साथ घर आया था। कुछ देर बाद आर्या और इशिका भी घर पहुंच गए थे और उनके साथ आज इशिका का भाई वहां आया था। विहान का उनके साथ आने का मकसद बाकी कुछ नहीं बल्कि आर्या को इम्प्रेस करके शौर्य को रास्ते से हटाना था। इसी को ध्यान में रखते हुए विहान शौर्य को अपमानित कहते हुए उसके एजुकेशन का मजाक उड़ाते हुए कहता है। तभी शौर्य उसे पूछता है कि क्या वह उसे जॉब दे सकता है। शौर्य की बात सुनकर विहान चौंक गया और बोला, भाई तुझे मैं कोई रिक्रूटमेंट वाला दिखता हूँ क्या? तो शौर्य ने कहा, तू अगर जॉब दे नहीं सकता तो फिर तू क्यों टेंशन के रहा मेरी? मैंने सुना है कि इंजीनियर को पढ़ने वाले भी आजकल कचरे की तरह मिल रहे हैं और उन्हें कोई पूछता नहीं है। शौर्य की बात सुनकर विहान का मुंह उतर गया। तभी इशिका को इसमें कुछ अजीब लगा और वह बोली, वैसे विहान तुम शौर्य की जॉब की चिंता मत करो, वह ऑलरेडी आर्मी में है और एक बहुत ऊंची पोस्ट पर है। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। तुम्हारे जो पिछले सेमेस्टर के सब्जेक्ट में तुम्हें केटी लगी है उसे निकलने के बारे में सोचो। इशिका की बात विहान को किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़कर विराज को ढूंढने का बहाना बनाकर निकल गया।
विहान ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने बस अपनी स्ट्रेटजी बदलने के बारे में सोचा था। तभी शौर्य आर्या को देखते हुए कहता है, तो कैसा था इशिका भाभी का परिवार? ये लोग तुम्हारे परिवार की तरह तो नहीं थे न? ये सुनकर आर्या मुंह फुलाते हुए बोली, मेरे परिवार में क्या प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में सब लोग ठीक ठाक है। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और अपना मोबाइल निकालकर बाहर किसी को कॉल करने के बहाने से वहां से निकल गया। बाहर आते ही उसने कशिश को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल उठाते ही शौर्य बोला, प्रवीण पवार जिसे तुमने रीजन मैनेजर नियुक्त किया है, उसने अपने 1 हफ्ता पूरा होने का वेट भी नहीं किया और कंपनी का नया प्रोडक्ट उसने लॉन्च से पहले ही लोगों में बांट दिया है। अब मैं जानना चाहता हूं कि उसकी सेलेक्ट करने से पहले क्या तुम अपने आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी थी? तुम्हें अच्छा और ईमानदार इंसान ढूंढना चाहिए, भले उसके पास कोई क्वालिफिकेशन न हो, लेकिन एक्सपीरियंस बेईमान नियुक्त नहीं करना चाहिए। कल मेरी सभी रीजन मैनेजर से मीटिंग कराओ, अगर मुझे उनके नियुक्ति में कुछ गलत लगा तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। शौर्य की सीधी बात नो बकवास की वजह से कशिश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता था कि शौर्य बिजनेस में कुछ नहीं जानता, लेकिन वह फिर भी बहुत कुछ अच्छे से समझता है। साथ ही साथ उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका खून की नदियां बहाकर होता है। इस बार कशिश को डर लगने लगा था कि कहीं शौर्य उसे भी न कोई खतरनाक सजा दे, इसीलिए उसने सिर्फ हाँ कहा और फोन रख दिया। कशिश को समझने के बाद शौर्य अंदर आया तो देखा कि विहान आर्या के आसपास किसी भौंरे की तरह मंडरा रहा है। इसे देखकर शौर्य समझ गया कि ये लड़का आर्या पर लाइन मारने आया है। शौर्य ने उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया और सभी परिवार वालों के साथ अंदर डाइनिंग हॉल में चला गया। शौर्य के अंदर आते ही सबसे बड़ी चाची शौर्य के पास आई और उसे प्यार से बोली, शौर्य बेटा तो कैसी रही मिनल की रियूनियन? ये सुनकर शौर्य बोला, अब क्या बताऊं चाची, वहां आया हर एक इंसान एक नमूना था। हर कोई बड़ा ही घमंडी और नकचड़ा था। जी तो कर रहा था सालों की खोपड़ी खोल दूं, पर खुद को कंट्रोल किया और 2 को ही मैंने पीटा। शौर्य ऐसे बता रहा था जैसे वह चाची से हर रोज ऐसे ही बात करता हो। शौर्य को इस घर में गर्माहट मिल रही थी जो उसके अपने घर में रहकर नहीं मिलती थी। तभी चाची बोली, शौर्य बात बात पर किसी को पीट देना अच्छा नहीं होता। कभी कभी कुछ समस्याएं सिर्फ बात करने से मिट जाती है। ये सुनकर शौर्य बोला, हाँ आपने सही कहा, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा कि मैं अपने हाथ पैर सिर्फ जरूरत पड़ने पर चलाऊंगा। शौर्य की बात सुनकर चाची ने शौर्य के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, जब तुम लोगों को मारते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उस वक्त मुझे तुम कोई और नजर आते हो, लेकिन जब तुम घर में ऐसे रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, चाची जब आप मुझसे बात करती है तो मुझे गीता दादी की याद आती है। वह भी मुझे हमेशा गुस्से करने से रोकती थी, लेकिन उसकी वजह से मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा। तभी से मैंने ठान लिया कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे जुबान से कम और हाथ से ज्यादा सॉल्व करना आसान होता है। शौर्य की इतनी गहरी बात सुनकर चाची बोली, बेटा इस घर में हम सब तुम्हारे साथ है। यहाँ तुम्हें वह प्यार मिलेगा जिसके तुम असली हकदार थे, फिर चाहे इसके लिए फिर हमें छोटे ससुर जी के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन मैं और ये परिवार हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। ये सुनकर शौर्य को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। तभी उसकी दूसरी चाचियां किचन के अंदर से सामान लेकर आई। उन्होंने सारा सामान टेबल पर रखा और थाल सजाने लगी। तभी दूसरे नंबर की चाची बोली, आज तुमने लगता है कोई मजबूत दोस्त दिया है। मेरी बेटी को जब से वापस आई है अपने कमरे में नहीं गई और आज वह सबके साथ जाकर बात कर रही है।
ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, वो क्या है न चाची, मुझे उसका घमंडी बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे लोगों का भविष्य में कोई सगा नहीं होता, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। इसीलिए मैंने उसके साथ थोड़ा सख्ती से पेश आकर उसे उसकी जगह दिखाई। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। शौर्य की बात सुनकर चाची बोली, इसमें माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए और तुम्हारा धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने उसे जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तीसरी चाची बोली, तुम्हें पता है, एक समय था वह घर में कोई मर भी गया तो भी वह उसमें हिस्सा नहीं लेती थी। वह हमेशा अपना बिजनेस ही सब कुछ समझती थी। पता नहीं उसने ऐसा क्या पाना है कि वह अपने बिजनेस को इतना अहमियत देती थी। इतनी अहमियत तो अंबानी भी नहीं देते होंगे। ये सुनकर शौर्य बोला, इतना क्या बिजनेस से इसे मिलेगा? मुझे देखो, आज मेरी कंपनी दवा बेचती है और एक बोतल की कीमत 2 लाख है, फिर भी मेरी दवा जैसे ही दुकान में आती है 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। मेरी दवा पूरे देश के कोने कोने में भेजी जाती है। मुझे मेरी दवा बेचकर एक दिन का करोड़ों में सिर्फ मुनाफा होता है, लेकिन मैं यहाँ आराम से बैठकर पैसे गिनता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। इसे कहते हैं बिजनेस, और मिनल जो करती है उसे मैं पागलपन कहता हूँ। जब शौर्य ये बोल रहा था तो डाइनिंग हॉल के बाहर खड़े रहकर मिनल उसे सुन रही थी और खुद के आज तक के बर्ताव को जांच रही थी। उसे अपने हर कदम पर किसी न किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, कभी प्रोडक्ट के बारे में तो कभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो कभी सप्लायर के सामने। इतनी झंझट सिर्फ उसके बिजनेस में ही थी। ऐसा वह बार बार सोच रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी पीछे से उसे विराज की आवाज आई, मिनल दी, आप यहाँ क्या कर रही है? चलिए अंदर जाकर खाना खाते हैं। मिनल अपने विचारों से बाहर आई और विराज को एक स्माइल देकर अंदर आ गई। धीरे धीरे परिवार के सारे सदस्य वहां पहुंच गए। ये परिवार इतना बड़ा होने के बावजूद कभी भाइयों में या उनके बीवियों में कोई तकरार नहीं थी। न तो वे लोग एक दूसरे को कम समझते थे न तो ज्यादा। ये लोग हर मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। तभी शौर्य की नजर आती हुई आर्या पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए विहान से बात कर रही थी। उसे देखकर शौर्य ने मन में ही कहा, लगता है बंदे ने इसे किसी बात के लिए इम्प्रेस कर ही दिया। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इतना सोचकर शौर्य खाने की ओर देख रहा था। आज उसने देखा कि उसकी फेवरेट सबके कॉलीफ्लावर बनी थी, साथ में उसका ध्यान एक खास सब्जी ने खींचा। ये साबुत मसूर की सब्जी थी। इस सब्जी से किसी मांसाहारी खाने की तरह खुशबू आ रही थी। शौर्य ने बड़ी चाची से आखिर में उसके बारे में पूछ ही लिया, चाची ये कैसी सब्जी है? इसमें से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये सुनकर विराज की माँ बोली, शौर्य बेटा, ये हमारे जिले की सबसे मशहूर डिश है, इसे मराठी में अक्खा मसूर कहते हैं। तभी शौर्य ने एक चम्मच से उस सब्जी को अपने हाथ से ताली में लिया और रोटी के एक निवाले के साथ चख कर देखा। उसका स्वाद उसके मुंह में जाते ही घुल गया। उसका स्वाद बेहद खास था। शौर्य ने उसके बाद 5 से ज्यादा रोटियां सिर्फ उसी सब्जी के साथ खाई और तृप्त होकर चाचियों से कहा, आप सब लोग बहुत कमाल की कुक हो, आज मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा भोजन किया है। मुझे आज बहुत मजा आ गया। शौर्य की बात सुनकर सभी औरतें बहुत खुश हुई। तभी शौर्य आगे बोला, वैसे चाची लोग, आपने मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया है, उसके लिए मैं आप सभी को भी कुछ खास पीने और खाने दूंगा। फिर देखो कल मेरे चाचा लोग कैसे पागल हो जाएंगे। ये सुनकर मिनल बोली, ऐसे बोल रहे हो जैसे इन्हें एक रात में जवान कर दोगे। मिनल का ताना सुनकर शौर्य बोला, मैं घर की सभी औरतें को ये खास चीज दूंगा, लेकिन अक्ल से अंधे लोगों को ये बिल्कुल नहीं दूंगा।
इतना कहकर शौर्य ने टेबल के नीचे हाथ डाला और एक टकरी भर के फल बाहर निकाले। उसने इन फलों के साथ सभी को एक बोतल आध्यात्मिक पानी भी दे दिया। सभी औरतों ने खुशी से वह सब ले लिया। तभी बड़े चाचा बोले, उन्हें ये दे रहे हो तो इस घर के मर्दों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी अधीर भी बोला, हाँ भई, हमें भी कुछ फल दो। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, मर्दों को कल सुबह 5 बजे उठकर हवेली के पीछे वाले तालाब पर आना होगा, तभी मैं तुम्हें ये दे दूंगा। ये सुनकर सभी आदमी भी खुश हुए। तभी शौर्य ने आर्या से कहा, खाना खाने के बाद आर्या आप सभी को इसे सही तरीके से खाना कैसे है ये समझाएगी। रही बात सारे जेंट्स की तो उन्हें कल सुबह मैं समझाऊंगा। शौर्य की बात मानकर फिर सभी लोगों ने अपना खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। तभी विहान आर्या के साथ बात करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, तभी इशिका ने उसे टोकते हुए कहा, विहान, एक बात तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने आर्या को पटाने की कोशिश की तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी लड़की के चक्कर में पड़कर बेमौत मरे जाओ। तभी विहान इशिका को कहता है, बोल तो ऐसी रही हो जैसे कोई मुझे सच में मार देगा। तभी इशिका उसे कहती है, तुमने अगर ये सोचा होगा कि शौर्य कोई मामूली इंसान है तो ये सोच अभी अपने दिमाग से निकाल दो और घर चले जाओ, क्योंकि एक बार शौर्य की हट गई तो पूरी सरकार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब मैं फैसला तुम्हारे हाथ में छोड़ती हूँ। इतना कहकर इशिका वहां से चली गई। दूसरी तरफ विराज और शौर्य विहान को ही देख रहे थे। तभी विराज बोला, मेरे सेल पर रहम करना नहीं तो मैं बिना साले के रह जाऊंगा। ये सुनकर शौर्य विराज से ताना मारते हुए कहता है, वो तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें इशिका से नहीं विहान से शादी करनी है। ये सुनकर विराज बोला, नहीं ऐसा नहीं है भाई, लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम कभी किसी को नॉर्मल जख्म तो दोगे नहीं, तो बस उसकी चिंता हो रही थी। तभी विहान बहाना ढूंढकर आर्या के पास जाकर बात करने लगा। विहान को बार बार उसके साथ बात करने की कोशिश करते देखकर अब तक आर्या भी उसके इरादे समझ चुकी थी। उसने विहान को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, विहान, वो क्या है न कि मैं तुम्हें दोपहर से देख रही हूं कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही बात करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक बात बता दूं कि मैंने शौर्य के साथ सगाई की है, और जहां तक मेरा अनुमान है तुम अभी तक अपने पिछले सेमेस्टर क्लियर कर नहीं पाए। ऊपर से तुम्हारे शेयर जितनी औकात तो बिल्कुल नहीं है, तो उससे मुकाबला करने के जो ये खुली आंखों से तुम सपने देख रहे हो उसे भूल जाओ, वरना कहीं ऐसा न हो कि तुम अपनी जान गंवा बैठो। आर्या के मुंह से ऐसी बात सुनकर विहान का मुंह उतर गया। तभी आर्या बोली, देख बेटा, तू अभी बच्चा है। तुझे पता है मेरी अपनी एक कंपनी है जिसकी टर्नओवर तुम्हारे जाधव परिवार से ज्यादा हो सकती है। क्या तुम्हारी औकात है मेरे सामने खड़े रहने की? और तो और तुम्हें पता है ये जो लाल रंग का रत्न लगी अंगूठी है मेरे हाथ में, इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत 300 करोड़ से भी ज्यादा है। इतने पैसों में मैं तुम्हारे पूरे परिवार की प्रॉपर्टी एक झटके में खरीद सकती हूँ। तो मैं आशा करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल चुकी होगी और इसके बाद तुम मेरे आसपास भी मत दिखाई देना, वरना तुम्हारी दीदी भी कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हें बचाने के लिए। आर्या की इस बात ने विहान का जो कॉन्फिडेंट था उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसे अब कुछ नहीं समझ आ रहा था कि इस बात का कैसे जवाब दे। आर्या ने सीधा उसे उसकी औकात दिखा दी थी। उसने अपना सिर झुकाया और बाहर की तरफ जाने लगा। तभी किसी ने उसके दोनों कंधों पर पीछे से आकर हाथ रख दिया। तभी उसे उसके दाईं बगल में विराज दिखाई दिया और बाईं बगल में शौर्य दिखाई दिया। विराज ने विहान के कान में जाकर कहा, विहान, एक बात याद रखना,
अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है तो एक बार उसका रिलेशनशिप स्टेटस देख लिया करो, और अगर वह एंगेज है तो उसके पास जाने की गलती भी मत करना। आज जो तुमने किया है इस बात से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। टी इस घर की होने वाली बहू पर डोरे डाल रहे थे। तभी शौर्य बोला, विहान बेटे, ऐसा नहीं होता कभी। अगर वह लड़की मुझ में इंटरेस्टेड न होती तो वह मेरे साथ यहाँ बिल्कुल नहीं आती, फिर भी तुम किसी पागल की तरह उसे पटाने में लगे थे। और तुम्हें पता है ये बात मैं भी समझ गया था, लेकिन इशिका की वजह से मैं चुप था, वरना अब तक तो तुम कभी के ऊपर जा चुके होते। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। विराज ने भी विजा के कंधे थपथपाए और वहां से चला गया। विहान अपना सिर झुकाए वहां से अपने घर के लिए किसी को बिना बताए चुपचाप निकल गया। तभी शौर्य का फोन बजा। जब शौर्य ने फोन को देखा तो दूसरी तरफ से चीफ का कॉल था।